दोस्तों आज की इस वीडियो में सोशल स्टडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले के 70 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर आप दोस्तों उन सभी क्वेश्चंस को नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड गाइस अभी तक जितने भी क्लासेस मैंने करवाए हैं सभी क्लासेस को दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर रखा है, तो आप लोग चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। राज्यसभा, जिसे दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, और ये दोस्तों इंडियन पार्लियामेंट का अपर हाउस होता है। ओके गाइस, इंडियन पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं। पहला होता है राज्यसभा जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, और गाइस ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके गाइस, इसे अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट भी कहते हैं। और दूसरा होता है लोकसभा जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, और इसे लोअर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट कहते हैं। ओके गाइस, तो राज्यसभा में क्या है ना दोस्तों, 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं ना दोस्तों, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है, क्या शामिल है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके गाइस, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के, वो नॉमिनेट होते हैं। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य ये नहीं है। ओके गाइस, क्योंकि नागरिकों द्वारा जो सीधे चुने गए सदस्य होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। ओके गाइस, तो उपरोक्त में से एक से अधिक मतलब दो स्टेटमेंट सही होगा। अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब यहाँ पर मैं बताता हूँ, राज्य जैसे हर स्टेट्स में दोस्तों लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, विधानसभा होता है, तो विधानसभा के सदस्य का चुनाव तो जनता करते हैं हर 5 साल में, जो कि चुनाव होता है मुख्यमंत्री का स्टेट में, हर स्टेट में। तो विधानसभा में जो विधायक होते हैं ना, जो कि मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसके सदस्य द्वारा दोस्तों जो मेंबर जो राज्यसभा के होते हैं उसे मतलब चुना जाता है, और फिर वो आते हैं राज्यसभा में। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, ये कभी भी समाप्त नहीं होता, समाप्त होने का विषय नहीं है। ओके, और प्रत्येक जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, और हर 2 साल में 1/3 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं। और हर 2 साल में, एवरी 2 ईयर में 1/3 सदस्य जो है वो निर्वाचित भी होते हैं। ओके गाइस, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष। ओके गाइस, आगे बढ़ते, स्पीकर बोलते हैं अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 74 हो गया है हमारा, 75 करते हैं। यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ओके गाइस, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी स्टूडेंट को पता चल ही गया होगा, ये होता है भारत का उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अगर गाइस आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि राज्यसभा का, देखिए यहाँ पर अध्यक्ष का मतलब है चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। ओके गाइस, ओके ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? जो हमारा लोकसभा होता है तो इसमें दोस्तों कुल 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा डिटेल में, बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है। और देखिए इनसे क्वेश्चंस तो बनते ही है दोस्तों, कि लोकसभा का जो बैठक होता है उसमें अधिकतम कितना समय अंतराल हो सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एक होता है बजट सेशन, दूसरा होता है दोस्तों मानसून सेशन, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जिसे विंटर सेशन कहते हैं। और मानसून को जो है यहाँ पर इंग्लिश में वही नाम है, बजट सेशन को बजट सेशन कहते हैं, और मानसून सत्र को हम क्या कहते हैं? मानसून सेशन, और शीतकालीन को विंटर सेशन कहते हैं। ओके गाइस, संसद के 2 सत्रों 2 सेशन के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितने महीने का? 6 महीने का अधिकतम होना चाहिए। ओके, देख लीजिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखे, ऊपर में दिया गया था ना डिटेल में एक्सप्लेनेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, कितने सेशन बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2, कम से कम 2 होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। दोस्तों कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों सिक्किम को जो है 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया था। ओके गाइस, दोस्तों निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा सही नहीं है ये आपको इन ऑप्शन में से बताना है। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ओके गाइस, मनी बिल की शुरुआत जो है ना ये हमेशा लोकसभा में ही होती है। ओके गाइस, और मनी बिल के संदर्भ में दोस्तों लोकसभा को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है राज्यसभा के मुकाबले। अगर दोस्तों जो राज्यसभा है ना, अगर ये 14 डेज के अंदर धन विधेयक मनी बिल को पास नहीं करती है तो ये अपने आप पास माना जाता है, क्योंकि लोकसभा के पास ज्यादा शक्ति है और लोकसभा ये इसे पास करती है। ओके गाइस, बाकी जो स्टेटमेंट है ए, सी और डी ये बिल्कुल सही है। जो सही नहीं था ये हमें बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग पढ़ भी सकते हो, देख लीजिए यहाँ पर। ओके देखिए, धन विधेयक मनी बिल पेश किया जाता है, कहाँ पेश किया जाता है? इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। 5 ऑप्शन है, समझ के बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। ओके गाइस, आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है लेवल। लेखा अनुदान बना होता है। दोस्तों लेखा अनुदान को वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। और देखो गाइस, ये तो आप सभी जानते हैं हर 5 साल में दोस्तों लोकसभा का इलेक्शन होता है। ओके गाइस, तो 5वें वर्ष में जो सत्ता में सरकार होती है ना दोस्तों, वो पूर्ण बजट ना पेश करके जो है वो दोस्तों अंतरिम बजट पेश करता है। अंतरिम बजट कुछ महीने के लिए होता है। ओके गाइस, अब आपको पता है बजट में दोस्तों सरकार के खर्चे और लेखा जोखा तैयार किया जाता है। तो ऐसे में कुछ महीने के लिए जो खर्चे होने हैं उसे दोस्तों लेखा अनुदान के अंतर्गत रखा जाता है, वोट ऑन अकाउंट के अंतर्गत रखा जाता है। ओके गाइस, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डिटेल में आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये थोड़ा एडवांस है, इतना एडवांस नहीं आएगा, जो आएगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लोक लेखा समिति ये इंपॉर्टेंट है, इसे इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। किसे प्रस्तुत करती है दोस्तों? तो ये लोकसभा के स्पीकर को, लोकसभा के अध्यक्ष को पेश करती है, ठीक ना। अब इसका क्या कार्य है दोस्तों लोक लेखा समिति के, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। तो जो लोक लेखा समिति होता है इसमें लोकसभा के 15 मेंबर्स और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्टेटमेंट्स में से कौन सा एक सही नहीं है ये आपको बताना है गाइस। ओके, तो यहाँ पर आप लोग सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा। क्या बोला गया था जो सही नहीं है? तो जो सही नहीं है ये है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या अन्य अदालतों की सुनवाई कर सकता है। ओके गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, समझ में नहीं आया तो यहाँ पर पढ़ सकते हो आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो आपको पता है संघीय न्यायालय है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है। ओके गाइस, मानव अधिकारों का संरक्षक है, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद संविधान का अंतिम विवेचक, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब क्या क्या कार्य है पढ़ लीजिए यहाँ पर। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय है, ठीक है ना। ये मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है। ओके, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रमुख है कौन होता है? राज्य सरकार का पूछा गया है तो यहाँ पर आपको गवर्नर बताना है। और अगर केंद्र सरकार का पूछा जाए, ठीक ना, सेंट्रल लेवल पर, तब आपको राष्ट्रपति बताना है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किन्हें संबोधित करता है? तो गाइस हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र, रिजाइन जो है लेटर, वो किससे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को, ठीक ना, राष्ट्रपति को। यहाँ पर आप लोग और डिटेल में पढ़िएगा। और आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग। भारत में चलित न्यायालय जिसे मोबाइल कोर्ट कहते हैं, इसका दोस्तों मानस पुत्र लिखा हुआ है। ओके गाइस, तो मानस पुत्र को ब्रेन चाइल्ड कहते हैं। तो भारत में मोबाइल कोर्ट का जो ब्रेन चाइल्ड है ना, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो दोस्तों।
चलिए आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। ओके गाइस, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि अभी तक हमारे देश में कुल कितने बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो ये दोस्तों कुल 3 बार लग चुका है। ओके गाइस, पहली बार लगा था 1962 में भारत चीन के दौरान, दूसरी बार लगा था 1971 में भारत और पाकिस्तान के दौरान, तीसरी बार 25 जून 1975 को लगा था। ओके गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो आपको बताना है आर्टिकल 356 के तहत। और ये दोस्तों सभी राज्यों के मिलाकर कुल 50 बार से अधिक लग चुका है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल कुल कितनी बार लग चुका है, तो ये दोस्तों 0 बार लगा है। और किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगता है। और गाइस देखिए, आप सभी जानते हैं जब 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या है ना, बहुत सारे मानव अधिकारों का, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है उसके बाद जो नेक्स्ट लोकसभा के इलेक्शन हुआ था, तो उसमें जो है इंदिरा गांधी का जो सरकार थी वो चली गई थी। तो उसके बाद दोस्तों मोरारजी देसाई के जो है ना नेतृत्व में दूसरा सरकार आया था किसी दूसरी पार्टी के। तो ऐसे में उन्होंने जो है ना संविधान का 44वां संशोधन पारित किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर, किन बातों पर लागू होगा, उसमें प्रमुख बदलाव किया था। और इसमें क्या बदलाव किया था देखिएगा, क्या लिखा हुआ है कि मूल संविधान के अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन से सशस्त्र विद्रोह पर स्थापित किया गया। कहने का मतलब यह है कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल अब नहीं लगाया जा सकता है, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाया था। अब सशस्त्र विद्रोह अगर होगा जब ही लगाया जा सकता है। ओके गाइस, और ये क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर डीपली क्वेश्चंस आता है, थोड़ा टफ क्वेश्चन एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, कब कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा? तो अब यहाँ पर अमेंडमेंट के बाद आपको बताना है, जो कि 44वां संशोधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त वर्णित सभी कारणों के आधार पर। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी। आंख बंद करके आपको ऑप्शन डी लगाना है। आप लोग देख लीजिए, सारा स्टेटमेंट सही है, ठीक ना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। आंतरिक अशांति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापकों के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका का मतलब पता है आपको क्या होता है? केंद्र स्तर पर संसद है, जिसे व्यवस्थापिका कहते हैं हिंदी में, और राज्य स्तर पर लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो उसका जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें मतदाता की जो आयु है 21 से घटाकर 18 वर्ष कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके गाइस, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। आम चुनाव वही लोकसभा का। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में माननीय सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी? 8वीं अनुसूची में आप सभी को पता है दोस्तों कुल कितने भाषाएं हैं? तो इसमें कुल दोस्तों जो है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 22 है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ पर तो 22 ऑप्शन में है नहीं। तो देख लीजिए, उस टाइम 18 थे, ठीक ना, वर्तमान में 22 हो गया, तो आपको 22 ही लगाना है। अब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डीपली आता है तो ये आपसे अमेंडमेंट में पूछ सकता है, लेकिन इतना डीपली नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसकी ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय जो टायर जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है प्रणाली का सुझाव दिया था। ये किसने दिया था दोस्तों? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। देखिए क्वेश्चंस जो है ना इतना ज्यादा मतलब जो है डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, सीधे क्वेश्चंस ये पूछ लिया जाएगा कि थ्री टायर जो है ना पंचायती राज सिस्टम का जो है रिकमेंड किसने किया था, या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो आपको बताना है बलवंतराय मेहता समिति ने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया? स्टेटस तो आपको बताना है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में, और ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसलिए दोस्तों हर साल जो है पंचायती राज दिवस जो है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, इनका नाम था बलवंतराय मेहता। ओके गाइस,
इन्होंने जो है पंचायती राज को रिकमेंड किया था कि पंचायती राज भारत में आनी चाहिए। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ओके गाइस, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो ये किसने की दोस्तों? इसका राइट आंसर बलवंतराय मेहता हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का मतलब ही है पंचायती राज, जहां पर पंचायत स्तर पर भी जो है जो वहां पर जो भी मतलब लोग हैं उनको शक्ति प्रदान की जाए। पंचायत स्तर पर आपको पता है दोस्तों मुखिया होता है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, कौन थे वो? बलवंतराय मेहता समिति। ओके गाइस, उसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंतराय मेहता ही था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, बलवंतराय मेहता ने ही जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, ये भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया है हमारा। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, ये आपको ऑप्शन में से पढ़ के बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़े देशों के लिए आदर्श। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। किसकी सिफारिश की? बलवंतराय मेहता ने तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, और अशोक मेहता ने किसकी सिफारिश की भाई? तो देख लेते हैं। ये दोस्तों पंचायत राज की द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय प्रणाली, द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। यहां पर पढ़िएगा इसको ध्यान से। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति कौन सी है? यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों सबसे पहले आप पंचायती राज सिस्टम का जो है ना ऑल 3 टायर स्ट्रक्चर को समझिए। ठीक है, तीनों स्तर कौन कौन सा है? तो पहला होता है दोस्तों ग्राम पंचायत। पहला है ग्राम पंचायत, जो कि विलेज लेवल पर कार्य करता है, जिसे ग्राम सभा भी कहते हैं हिंदी में। ओके गाइस, जो कि विलेज लेवल पर होता है, जिसे ग्राम पंचायत कहते हैं। दूसरा जो लेवल है दोस्तों, ये पंचायत समिति, जो कि ब्लॉक लेवल पर कार्य करता है। ओके गाइस, ये है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पर काम कार्य करता है। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों तीसरा है जिला परिषद, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्य करता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के क्या कार्य है यहाँ पर देखते हैं। प्रमाणदात्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकरण का कार्य है इनका। गैस, प्रशासनिक प्राधिकरण को इंग्लिश में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कहा जाता है, और इसके अंतर्गत जो कार्य करते हैं ना उस अधिकारी को वीडीओ कहा जाता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। और जो नेता होता है उसे एमएलए भी कहते हैं। चलिए देखिएगा हमने कहाँ तक कर लिया, आगे बढ़ते हैं। 101, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, क्या है ब्लॉक स्तर पर जो बनी है? देखिएगा ऑप्शन, पढ़िएगा आप लोग पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी। ओके गाइस, समिति केवल प्रशासनिक अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं। इसमें एसडीएम भी आ जाता है, ठीक ना, वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में अमेंडमेंट के उपरांत बाद अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1206। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? सुरक्षा परिषद को इंग्लिश में दोस्तों आप सभी जानते ही हैं, इसे क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। ओके गाइस, और इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। ओके गाइस, इसमें आपको पता है 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से है दोस्तों? तो एक तो आपको पता है अमेरिका है दोस्तों, दूसरा है दोस्तों हमारा फ्रांस, तीसरा है दोस्तों ब्रिटेन, उसके फोर्थ है दोस्तों चीन, और फिफ्थ है दोस्तों ये है फिफ्थ, हाँ, रूस है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस। तो देख लेते हैं इसमें कौन नहीं है, तो देख लेते हैं जर्मनी। ठीक है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखते हैं क्या पूछा गया है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा है दोस्तों, आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, ये मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 104 था। आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? दोस्तों चीन की जो समाचार एजेंसी है इसका नाम है न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को? तो ये देश है दोस्तों फ्रांस। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? ये हुई थी दोस्तों बेंगलुरु में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है ये, 1965 में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया?
अंगीकृत किया गया। तो आपको पता है दोस्तों कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ओके गाइस, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लीजिएगा डेट आप लोग। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? हर साल दोस्तों आपको पता ही है कब मनाया जाता है। और देखिए इसमें मोस्टली स्टूडेंट पता है दोस्तों कंफ्यूज होते हैं। संविधान दिवस, तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन भारतीय संविधान सभा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था भारतीय संविधान को, उसी दिन संविधान सभा दिवस मनाया जाता है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। और रिपब्लिक डे है, ये आपको पता है 26 जनवरी को मनाया जाए, जिस दिन लागू हुआ था, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। दोस्तों भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? अभी हमने पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल्स के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, यह आपको बताना है गाइस। मतलब कि जो भारतीय संविधान के प्रेम्बल्स है उसमें ये जो वर्ड्स है उसको कैसे सजाया गया है, पहले कौन सा शब्द पहले आया है, ये आपको बताना है। पढ़िएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, जनवादी, गणतंत्र। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से 3 नए शब्द भारतीय संविधान के प्रेम्बल्स में जोड़े गए थे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये तीनों वर्ड्स कौन कौन से थे? तो ये थे दोस्तों सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ओके, इंटीग्रिटी को अखंडता कहते हैं। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो।